ट्वेल्थ क्लास मैथ्स। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 से आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनमें थोड़ा सा फर्क है। अभी तक जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने करी थी वो थी इस फॉर्म की, dy अपॉन में dx प्लस px और इक्वल टू q। इस फॉर्म की थी ना अभी तक जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन करी थी, वो किस फॉर्म की थी? इस फॉर्म की थी। सॉरी, यहां पर x की जगह y था, इस फॉर्म की थी। लेकिन अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व करने वाले हैं, पहले क्या था? पहले विद रिस्पेक्ट टू x था। पहले क्या था? पहले विद रिस्पेक्ट टू x था, और यहां पर y था, और यहां पर जो q था वो किसका फंक्शन था? x का। अब सब कुछ उल्टा होगा। अब तुम्हें dy अपॉन में dx नहीं निकालना, अब तुम्हें क्या निकालना है? dx अपॉन में dy। अब यहां पर y की जगह क्या होगा? x होगा, और यहां पर q जो पहले फंक्शन था x का, अब वो फंक्शन माना जाएगा y का। अभी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब पता चल जाएगा। देखो मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, जो अभी क्वेश्चंस करे थे और अब जो क्वेश्चंस करने वाले उनमें और इसमें केवल सिर्फ और सिर्फ फॉर्म का फर्क है। बाकी सॉल्यूशन बिल्कुल सेम टू सेम है, फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम टू सेम है, करने की जो मेथोडोलॉजी है वो भी बिल्कुल सेम टू सेम है। जरा सा भी कोई फर्क नहीं है, जरा सा भी कोई फर्क नहीं है, इतना सा भी फर्क नहीं है। इतना सा समझते हो? ये देखो कितना सा है, इतना सा भी फर्क नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। तो अब ज्यादा बातें ना बनाते हुए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाँ, पहले मैं तुम्हें फॉर्म लिखवा देता हूं। अब जो फॉर्म मिलेगी वो क्या मिलेगी? देखो, पहले तो ये फॉर्म मिल रही थी, अब जो मिलेगी वो ये मिलेगी। पहले y का डेरिवेटिव था विद रिस्पेक्ट टू x, अब x का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू y। पहले यहां पर p था, अब भी यहां पर p ही रहेगा। पहले यहां पर y हुआ करता था, यहां पर अब y की जगह तुम्हें क्या रखना है? x रखना। क्या है? अपने आप ही x आएगा। और यहां पर पहले भी q था, अब भी q है, बस इतना सा फर्क है। कुल मिलाकर पहले तुम dy अपॉन में dx के लिए काम कर रहे थे, अब तुम्हें काम करना है dx अपॉन में dy के लिए। अब तुम्हें किसके लिए काम करना है? dx अपॉन में dy के लिए। ध्यान रखना, अगर जो इक्वेशन इस फॉर्म की है तो वो इसी से सॉल्व होएगी, अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म की है तो वो इसी से सॉल्व होएगी, तुम दूसरे से उसको सॉल्व नहीं कर सकते। वैसे तुम लोगों के पास दिमाग की बहुत ही कमी है, तो तुम तो कर ही नहीं सकते। खैर, है कि नहीं? इस चीज को तो तुम लोग बखूबी जानते हो। तो अब ज्यादा बातों में समय वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। बहुत बातें बना ली मैंने, है कि नहीं? तो लिखो भाई, x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज dy अपॉन में dx इक्वल टू 1। बहुत ही बढ़िया डेरिवेटिव की डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी गई है। मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें पसंद आएगी, है ना? हर एक बच्चे को आती है, तुम्हें क्या आएगी? देखो, मुझे बताओ, ये जो x प्लस वाई है यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है ना, ये वाली जो टर्म है x प्लस वाई की, ये यहाँ पर क्या हुई भी है? मल्टीप्लाई। और तुम्हें मालूम है जब भी कोई टर्म मल्टीप्लाई में होती है और इधर भेजते हैं तो इधर आकर वो क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। बिल्कुल बच्चों वाली बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बताई तुम लोगों ने। ये जब भी कोई टर्म यहाँ पर क्या होती है? मल्टीप्लाई, तो वो टर्म इधर आके क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। तो देखो dy अपॉन में dx तो इधर ऐसे ही रहा, लेकिन ये जो x प्लस वाई इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा? अपोन में। भाई इधर आके अपोन में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अपोन में वो क्या हो गया? डिवाइड हो गया। यहाँ पर x प्लस वाई मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला स्टेप है। अगर तुम्हें स्टेप समझ में आ गया है तो इसमें कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया तुमने इसको समझकर। इसको तो एक छोटा बच्चा भी समझ लेगा जो छठी क्लास में होता है। तो इसमें कोई 12th क्लास वाली बात नहीं है कि मैंने बहुत बड़ी तोप चीज बताई है और तुम्हें वो चीज आ गई। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक मैंने बताया है, तो उसको समझना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। कभी तुम सोच रहे हो कि हमने बहुत मेहनत का काम करा है। अब मैंने बताया था तुम्हें dy अपॉन में dx के लिए काम करना ही नहीं है, अब तुम्हें काम किसके लिए करना है? dx अपॉन में dy के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि तुम्हें कैसे पता चलेगा, है ना? मुद्दे की बात यह है कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी फॉर्म बनानी है।
पहले वाली जो अभी तक करी थी या अब जो करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनो, अगर dy अपोन में dx की फॉर्म आसानी से मिल जाएगी। देखो तुम्हें dy अपोन में dx तो मिल गया, लेकिन क्या तुम्हारा x और y सेपरेट हो पाएगा? अपोन का एलसीएम तुम सेपरेट कर ही नहीं सकते, और जब भी अपोन का एलसीएम तुम सेपरेट कर ही नहीं सकते तो ये वाली फॉर्म तो मिलेगी नहीं। देखो अब मैं उल्टा कर रहा हूं, अब मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूं। बोर्ड पे देखो, dy अपोन में dx का मैंने कर दिया dx अपोन में dy। अब इधर भी देखो, 1 अपोन में x प्लस वाई का उल्टा कर दिया x प्लस वाई अपोन में 1। मुझे बताओ मैं ये अपोन वाली जो 1 की टर्म है इसको लिखूं या रहने दूं? इसको रहने देते हैं, अब ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई थी जो अभी अभी मैंने फॉर्म लिखवाई थी, मैंने बताया था ना इधर लेकर आ जाओ इसको। बोर्ड पे देखो, ये जो प्लस का x है, बोर्ड पे देखो ये जो प्लस का x है इसको इधर ले आओ। तो देखो dx अपोन में dy, और ये प्लस का x इधर आके हो गया माइनस x, और उधर क्या बच गया y। बन गई ना ये वाली फॉर्म जो अभी मैंने क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों को एक फॉर्म के बारे में बताया था, मैंने वो फॉर्म तैयार कर ली। अब मैं तुम्हें कंपेयर करवाता हूं। देखो मैंने तुम लोगों को ये फॉर्म बताई थी, तो पहले तुम्हें लिखना पड़ेगा, लिखो इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और किस फॉर्म की है? इस फॉर्म की। देखो dx अपोन में dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। मुझे कंपेयर करके बताओ, क्या जो मैंने फॉर्म बनाई और जो मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, क्या ये दोनों फॉर्म तुम्हें सेम लग रही है या नहीं लग रही है? मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में ही फॉर्म बता दी है, क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने तुम्हें फॉर्म के बारे में बता दिया था। अब मुझे कंपेयर करके बताओ, क्या ये दोनों फॉर्म तुम्हें सेम लग रही है या नहीं लग रही है? लग रही है ना। मैंने तुम्हें बताया था डेरिवेटिव किसकी रिस्पेक्ट में हो रहा है? विद रिस्पेक्ट टू वाई। यहाँ पर भी डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? विद रिस्पेक्ट टू वाई। यहाँ पर p के साथ क्या होना चाहिए? x। यहाँ पर भी क्या है? x है। यहाँ पर मैंने बताया था q इज अ फंक्शन ऑफ x पहले, और अब क्या होगा? q इज अ फंक्शन ऑफ y। तुम देख सकते हो q एक फंक्शन है y का। अब मुझे बताओ p और q की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि तुम्हें याद है इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए p और q का होना बहुत जरूरी होता है। जल्दी से कंपेयर करके बताओ p की वैल्यू क्या मिल रही है। बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ x के साथ यहाँ पर है p, यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं है ना, और जिसके साथ कुछ नहीं होता तो उसके साथ क्या होता है? जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और भगवान हमारे कितने होते हैं? एक होते हैं भाई। यानी कि यहाँ पर x के साथ लगा हुआ है p, और यहाँ पर x के साथ क्या लगा हुआ है? -1। ध्यान से देखो, जब कुछ नहीं है तो 1 और साइन भी लेंगे साथ में, तो x के साथ क्या लगा हुआ है? -1। तो p की वैल्यू तो आ गई -1। अब q की भी बता दो। q बड़ा आसान है, इक्वल टू के उधर जो भी होता है वो q होता है, और इक्वल टू के इधर क्या है? सिर्फ y है। तो p और q हमें मिल गया। सारा खेल ही इसी चीज का था, बस सारा का सारा खेल इसी चीज का है। अब तुम्हें मालूम है क्या निकालने की जरूरत है? अब हमें जरूरत है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने की। सेम प्रोसेस। हाँ, मैं तुम लोग के लिए फॉर्मूला लिख देता हूं इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। इसको तुम लोग भी शॉर्ट में लिख सकते हो, टेस्ट में भी और पेपर में भी। मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को तुम पूरा मत लिखना कभी भी, ना तो टेस्ट में ना पेपर में, तुम्हें भी शॉर्ट में ही लिखना है IF। क्या लिखना चाहिए? IF। तो देखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। मुझे बताओ, पहले विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे ना, अब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। तो देखो इंटीग्रेटिंग फॉर्मूला p dy, पहले विद रिस्पेक्ट टू क्या किया जा रहा था? x किया जा रहा था। अब क्या किया जाएगा? विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करना है तुम्हें। हाँ डाल दो। बताओ p की वैल्यू क्या है? बोर्ड पे देखो, p की वैल्यू डालनी है, ये रही p की वैल्यू। p की वैल्यू है -1, जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y। मुझे बताओ 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x? x ही होता है। तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा।
यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e की पावर माइनस वाई। देखो बोर्ड पे, बताओ 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा y और माइनस का क्या रह गया? माइनस रह गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो हमने निकाल लिया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद तुम्हें मालूम है कैसे सॉल्व करते हैं, जर्नल सॉल्यूशन निकालेंगे। अब मतलब सब कुछ उल्टा हो रहा है, पहले जो इक्वेशंस करी थी और अब जो इक्वेशन कर रहे हैं सब कुछ उल्टा है। तो लिखो नाउ करके, नाउ जर्नल सॉल्यूशन। तो देखो जर्नल सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। मुझे बताओ, पहले जर्नल सॉल्यूशन का फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, मैंने बताया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ क्या लगता था? y। पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ लगता था y और अब लगेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ, यहां पर देखो x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चल रहा है? अब इंटीग्रेशन चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू y प्लस c। ये था ना फॉर्म। देखो पहले क्या था, पहले सब कुछ उल्टा था। पहले था y इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x, और अब क्या है? अब है x इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू y। अब जो जो वैल्यू हमने निकाल रखी है डाल दो। देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर माइनस वाई, तो यहां पर आ गया x इंटू ई की पावर माइनस वाई। अब q की वैल्यू मैंने रब कर दी, लेकिन मेरे पास लिखा हुआ है, हाँ q की वैल्यू थी y, तो q की वैल्यू डाल दी y, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर माइनस वाई और विद रिस्पेक्ट टू y प्लस c। तुम्हें मालूम है ना क्या लगाना पड़ेगा इसके अंदर? आइलेट। जब भी दो फंक्शन आपस में क्या हुए हुए होते हैं? मल्टीप्लाई, तो हम बाय पार्ट्स सॉल्व करते हैं, मतलब कि आइलेट लगाकर इसको सॉल्व किया जाएगा आगे का। तो आइलेट लगाएंगे, और आइलेट में तुम्हें मालूम है सबसे पहले होता है इनवर्स, तो इसमें इनवर्स तो कुछ है नहीं। फिर होती है लोगैरिथम, इसमें लोगैरिथम भी कुछ नहीं है। फिर होता है एलजेब्रा, एलजेब्रा मतलब एक्स वाई वगैरह, हाँ वाई है, तो ये तुम्हारा क्या माना जाएगा? फर्स्ट फंक्शन। y क्या माना जाएगा? फर्स्ट फंक्शन। अब देखो कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, है ना, दूसरे का इंटीग्रेशन, याद है ना, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन। बताओ e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर माइनस वाई ही होता है भाई। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव और एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन दोनों के दोनों क्या होते हैं? सेम। तो देखो पहला फंक्शन तो एज इट इज आ गया, दूसरे का क्या कर दिया? इंटीग्रेशन, लेकिन माइनस वाई का बाकी है। माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस वन, उससे तुम्हें डिवाइड देना बहुत जरूरी है। तो देखो उसका जो माइनस वन है, मैंने वो माइनस आगे लगा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। माइनस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस वन, उससे डिवाइड देना भी तो जरूरी है। तो माइनस वन को डिवाइड देने की बजाय मैंने माइनस को आगे लगा दिया। अब लिखो माइनस, अब पहले का डेरिवेटिव, हाँ y का डेरिवेटिव होता है, y का डेरिवेटिव होएगा 1, और एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन, बताओ e की पावर माइनस वाई का फिर से क्या आ गया? e की पावर माइनस वाई, और माइनस वाई का इंटीग्रेशन यानी कि माइनस वन, और वो बन जाएगा यहां पर प्लस, और विद रिस्पेक्ट टू वाई होल इंटीग्रेशन। याद है ना? हाँ ये चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए, जो चीजें हमने पहले से ही कर रखी है। अगर उसमें प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें कुछ नहीं कर सकता मैं। तो ये बेसिक चीजें और बेसिक एलिमेंट्स तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है। अब लिखो माइनस वाई, यहां पर ये सब चलाते रहना, ये साथ साथ चल रहा है। एक्स ई की पावर माइनस वाई, एक्स ई की पावर माइनस वाई, और इधर वाली ये टर्म भी साथ साथ चलती रहेगी, प्लस। देखो वन की मल्टीप्लाई तो ये रहेगा, फिर e की पावर माइनस वाई का फिर से वो इंटीग्रेशन। तो देखो e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस वाई, और तुम्हें मालूम है माइनस से डिवाइड दूंगा,
तो माइनस से डिवाइड देने की बजाय यहाँ पर ये वाला साइन क्या हो जाएगा, माइनस प्लस सी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं इस वाले स्टेप को, ध्यान से बोर्ड पर फोकस होकर देखोगे सुनोगे तो समझ में आएगा। जब तुमने एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन करा तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन वही आ गया, और माइनस वाई का इंटीग्रेशन -1 से तुमने डिवाइड करा तो -1 वो आगे लग गया। यहां तक के स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन तो हो चुका है, अब इसमें कुछ भी नहीं करना। अब तुम इसमें एक काम कर सकते हो, इन दोनों टर्म्स को इधर भेज सकते हो। अगर ये दोनों टर्म्स इधर आएंगी तो इधर आके प्लस हो जाएंगी। वैसे ही हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन इसी क्वेश्चन को और ज्यादा सिंपल बनाना है तो तुम वो काम कर सकते हो। इन दोनों आइटम को इधर ले आओ, x e की पावर माइनस वाई, ये माइनस आकर इधर प्लस हो गया, e की पावर माइनस वाई, और ये माइनस भी इधर आके प्लस हो गया, e की पावर माइनस वाई इक्वल टू सी। देखो e की पावर माइनस वाई, e की पावर माइनस वाई और e की पावर माइनस वाई, इन तीनों में से e की पावर माइनस वाई क्या आ रहा है, कॉमन। जब कॉमन आ रहा है तो थोड़ा सा कॉमन ले लो। देखो e की पावर माइनस वाई कॉमन लिया, यहां से बचा x, यहां से भी e की पावर माइनस वाई कॉमन लिया, यहां से बचा y, और यहां से भी e की पावर माइनस वाई कॉमन लिया, यहां से बचा 1 इक्वल टू में c। अब तुम चाहो तो इसको ऐसे छोड़ दो, बस छोड़ ही दो, है ना, इससे ज्यादा करना तो तुम्हारे बस की है नहीं, ठीक है, वरना एक स्टेप इसके अंदर और हो सकता है, छोड़ो उसको, रहने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 भी dy अपॉन में dx नहीं देगा तुम्हें, ये हमें देगा dx अपॉन में dy। तो इन इक्वेशंस की थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तभी ये इक्वेशन समझ में आएंगी, वरना हमेशा की तरह ये इक्वेशंस भी तुम्हारे सर के ऊपर से जाएंगी। हाँ, ये है हमारा y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू में 0। तो देखो y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर dy। तो देखो इसके अंदर भी हम वही काम करेंगे। सबसे पहले तो या तो dx अपॉन में dy या फिर dy अपॉन में dx निकालने की कोशिश करेंगे। एक काम करते हैं, बोर्ड पे देखो, ये पूरी की पूरी टर्म तुम्हें दिखाई दे रही है, ये पूरी की पूरी टर्म यहां पर क्या है, प्लस की है, ये पूरी टर्म यहां पर क्या है, प्लस की है। जब मैं इस पूरी टर्म को वहां पर भेजूंगा तो ये पूरी टर्म उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। भाई 10th क्लास का बच्चा भी बता देगा मुझको ये बात। तो ये प्लस वाली टर्म उधर जाके क्या हो गई, माइनस। ब्रैकेट बनाए रखना, ब्रैकेट में सुविधा रहती है भाई, ब्रैकेट में क्या रहती है, सुविधा। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, बोर्ड पे देखते जाना, ये जो dy ये इधर मल्टीप्लाई है, इस dy को मैं इधर भेज रहा हूं। बताओ dy इसके अपोन में आ जाएगा ना। देखो ये वाला जो dy दिखाई दे रहा था, आंखों का इस्तेमाल करो, दिमाग पे जोर मत डालो। जो चीज भगवान ने तुम लोगों को बहुत ही कम दी है या शायद दी नहीं है, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल सोच समझ कर किया करो। तो देखो ये जो dy अपोन है ये इधर आ गया, और ये जो y है मल्टीप्लाई का, इसको इधर भेज दो, तो x माइनस वाई स्क्वायर अपोन में y आ गया। अब एक काम और कर देते हैं, बहुत ही सिंपल सा काम बोलूंगा मैं, ज्यादा मुश्किल काम तो मैं बोलता ही नहीं वैसे भी, ठीक है। एक काम करो, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर दे दो, और साथ ही साथ माइनस की मल्टीप्लाई तो तुम्हें अंदर देना ही देना है, साथ ही साथ ये जो y दिखाई दे रहा है ना, ये एलसीएम भी अलग कर दो। तो देखो चलो मैं एक एक करके कर देता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे, वहां पर कर रहा हूं। पहले मैं माइनस की मल्टीप्लाई अंदर दे रहा हूं, बोर्ड पे देखो, जब तुम माइनस की मल्टीप्लाई अंदर दोगे तो माइनस का साइन किस में बदल जाएगा, प्लस में, और प्लस का साइन किस में बदल जाएगा, माइनस में। तो देखो ये जो माइनस का वाई स्क्वायर है ये बन चुका है प्लस, और ये जो प्लस का एक्स था ये बन चुका है माइनस। अब मैं अगले स्टेप में अपोन का जो वाई है, अपोन का नहीं, तो अपोन का जो y है
उस y को मैं क्या करने वाला हूं, अलग अलग। तो देखो इस y स्क्वायर के भी अपोन में क्या आ गया, y, और उस x के भी अपोन में क्या आ गया, y आ गया। हाँ अब तुम्हें एक चीज दिख रही होगी बोर्ड पे, देखो ऊपर y स्क्वायर और नीचे y, भाई ऊपर y स्क्वायर है और नीचे y है, तो एक y कट रहा है ना, यानी कि y माइनस एक्स अपोन में y। बताओ y स्क्वायर में से एक y कट गया तो क्या बच गया तुम्हारा, y माइनस एक्स अपोन में y बच गया। अब मैं तुमसे बस एक छोटी सी चीज पूछूंगा, बहुत ही बेसिक चीज, और मुझे मालूम है तुम जरूर बताओगे। बताओ ये जो माइनस का x अपोन में y है, माइनस का x अपोन में y, जब मैं इस फ्रैक्शन को इधर लेकर आऊंगा वापस, माइनस के x अपोन में y को जब इधर लाऊंगा तो इधर आके ये प्लस का हो जाएगा ना, तो माइनस का फ्रैक्शन इधर आके क्या हो गया, प्लस का हो गया, और उधर क्या रह गया, सिर्फ y। अब ये तुम्हारी उस फॉर्म की इक्वेशन तैयार हो गई। किस फॉर्म की, लिख देता हूं मैं, देखो कंपेयर कर लोगे ना, देखो dx अपोन में dy प्लस px इक्वल टू q। कंपेयर करके बताओ p की वैल्यू और q की वैल्यू। तुम्हें मालूम है सारा खेल किस चीज का होता है, p और q का ही होता है। अगर तुमने इक्वेशन की स्टार्टिंग में p और q गलत फाइंड आउट करे तो तुम्हारा क्वेश्चन वहीं पर क्या हो चुका है, खत्म। लेकिन अगर p और q की वैल्यू तुमने सही फाइंड आउट कर ली तो तुम्हारा क्वेश्चन वहीं पर क्या हो चुका है, बिल्कुल सही। खैर अब मैं तुम्हें इसके अंदर p और q निकलवा देता हूं। बोर्ड पे देखो, p वो होता है जो x के साथ चिपका हुआ होता है, बोर्ड पे देखो p वो होता है जो x के साथ क्या होता है, चिपका हुआ होता है। अब मुझे बताओ यहां पर x के साथ क्या क्या चिपक रहा है, बोर्ड पे देखो ऊपर कुछ नहीं है तो ऊपर 1 है। अब मुझे बताओ 1 अपोन में y चिपक रहा है ना, बताओ x के साथ ऊपर कुछ नहीं है, अगर x के साथ ऊपर कुछ नहीं है तो ऊपर क्या चिपका हुआ है, 1, यानी कि p की वैल्यू क्या निकल आई, 1 अपोन में y। अब q की बताओ, q तो बहुत आसान होता है, q वो होता है जो इक्वल टू के इधर होता है, और इक्वल टू के इधर क्या लिखा हुआ है, y, तो q की वैल्यू क्या निकल आई, y। हाँ p की वैल्यू और q की वैल्यू, p और q के आधार पर तुम क्या निकाल सकते हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आगे की इक्वेशंस इसी के बेस पर है, तुम ये खुद से करके देख सकते हो।